जून में भी कई जगहों पर भारी बर्फबारी हुआ करती थी और अलास्का में भी हद से ज्यादा बर्फबारी हो जाती थी। ज्यादा बर्फबारी होने की वजह से अलास्का पर बर्फ का ब्रिज बन जाता था और रिसर्चर्स का ये कहना है कि अलास्का में बनी कई सारे ब्रिज के सहारे ही रशिया से लोग अमेरिका में माइग्रेट किए होंगे। अलास्का में बने ब्रिज को बेरिंजिया कहते थे और उसी ब्रिज को क्रॉस करके अमेरिका में आने वाले लोगों को बेरिंजियंस कहा जाने लगा। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग बेरिंजियंस 30,000 साल पहले साइबेरिया के याना रिवर्स के किनारे रहते थे। हालांकि इसको लेकर अभी भी डिबेट चलती रहती है। बेरिंजियंस अमेरिका के ईस्टर्न साइड तक पहुंच गए। जब थोड़ी थोड़ी गर्मी पड़ने लगी और सी लेवल बढ़ने लगा तो बेरिंजियंस दोबारा साइबेरिया वापस नहीं जा सके और वहीं पर आइसोलेट होकर रहने लगे और धीरे धीरे वहीं पर ग्रो करने लगे और फाइनली बेरिंजियंस ही अमेरिका के फाउंडिंग पीपल बन गए। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी रिसर्चर्स के मन में है कि क्या बेरिंजियंस एक साथ आए थे या फिर उन्होंने धीरे धीरे अमेरिका की तरफ माइग्रेट करना शुरू किया था। ब्लूफिश केव्स पर रेडियो डेटिंग एनालिसिस करके ये पता लगाया गया कि 24,000 साल पहले वहाँ पर लोग रहा करते थे, क्योंकि उस केव के चट्टानों पर नैकिंग के मार्क मिलते हैं, यानी चट्टानों को हाथों से जोर जोर से मारकर उसे अलग अलग शेप दिया गया और ये शेप इस तरह से है कि इसे केवल इंसान ही बना सकते हैं। बेरिंजियंस अमेरिका में कुल 12,000 साल तक रहे और लगभग अमेरिका के हर कोने में जाकर बसे हुए थे। 1492 तक अमेरिका के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तब उस वक्त अमेरिका में कई ट्राइबल ग्रुप रहते थे और उस वक्त अमेरिका में कई सारे इंडिविजुअल कल्चर थे। स्कॉलर्स की माने तो बेरिंजियंस अमेरिका में कई सारे पैटर्न की तरह आए थे और उसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास एक सर्टेन टेक्नोलॉजी थी और उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने नॉर्थ से लेकर साउथ तक स्प्रेड किया था। इस स्कॉलर्स ने मल्टीपल वेव थ्योरी का नाम लिया था और ये थ्योरी बाद में पूरी तरह से रिजेक्ट हो गई थी। फिर एक नई थ्योरी आई, इमर्जिंग थ्योरी। और इमर्जिंग थ्योरी की बात करें तो ब्लूफिश केव्स में रहने वाले लोगों को ही जिन्हें फर्स्ट अमेरिकन कहा जा सकता है, क्योंकि ये 24,000 साल पहले आए थे और उनका कल्चर ऐसा था कि जो ये रिप्रेजेंट करता था कि इन्होंने नॉर्थ के कोल्ड एरियाज में खुद को आइसोलेट करके रखा और बाद में ये लोग स्प्लिट हो गए थे। 10,000 साल बाद वहाँ पर जेनेटिक डाइवर्सिफिकेशन हुआ होगा, जिसकी वजह से न्यू जीन वेरिएंट्स पुराने अमेरिकन लैंड पर फैलने लगे थे। आज के मॉडर्न टाइम की बात करें तो आज हम लो लेवल ऑफ जीन डाइवर्सिफिकेशन देखते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ने अमेरिका में कई सारे कल्चर को भी डिस्कवर किया था। इन कल्चर्स में एक था क्लोवस कल्चर। क्लोवस कल्चर के बाद आया था फोल्सम ट्रेडिशन और इसके बाद प्लानो पॉइंट्स कल्चर आया और इस कल्चर में लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे और ये लोग नॉर्थ अमेरिका में बसे थे। प्लानो पॉइंट्स कल्चर के हंटर गैदरर्स इतने खतरनाक होते थे कि ये बाइसन एंटिक्वस जैसे बड़े बड़े बीस्ट का आसानी से शिकार कर लेते थे। कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि बाइसन एंटिक्वास को हंट करने की वजह से ही ये हंटर गैदरर्स एक्सटिंक्ट हो गए। ओवर द पीरियड अमेरिका में कई सारे अलग अलग कल्चर आए और कई सारे कल्चर देखते ही देखते एक्सटिंक्ट भी हो गए। ऐसा ही एक और कल्चर 800 साल पहले आया था जिसे हवासुपाई कहते थे और हवासुपाई का मतलब होता था पीपल ऑफ द ब्लू ग्रीन वाटर्स। और ये एक बहुत ही छोटी सी ट्राइब है जो आज तक एग्जिस्ट कर रही है और आज की डेट में इसके टोटल 650 मेंबर हैं। हवासुपाई ट्रैवल करने के लिए लैडर, हॉर्स और यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं। इस ट्राइब में टाइप 2 डायबिटीज कॉमन थी और 1990 में इस ट्राइब्स ने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट को डीएनए देने की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया था और कुल 151 मेंबर ने अपना डीएनए और बाद में ब्लड सैंपल भी एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी को दिया था। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने डीएनए से ये पता लगाने की कोशिश की कि क्यों टाइप 2 डायबिटीज हवासुपाई में इतनी कॉमन है। साइंटिस्ट टाइप 2 डायबिटीज के जेनेटिक लिंक को पता करने में अनसक्सेसफुल रहे, लेकिन इनके डीएनए के थ्रू साइंटिस्ट ने ये पता लगाने में सक्सेसफुल रहे कि स्किज़ोफ्रेनिया और इनब्रीडिंग का पैटर्न क्या है। हवासुपाई का ये डेटा दूसरे साइंटिस्ट को भी पास किया गया जो नेटिव अमेरिकन की हिस्ट्री को जानने के लिए इंटरेस्टेड थे। हवासुपाई को जब डेटा पास होने की बात पता चली तो उन्होंने एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट पर केस कर दिया था और बाद में केस को जीत भी लिया था। आज हम इस दौर में रह रहे हैं जहां पर कई सारे साइंटिफिक रिसर्च करने के चक्कर में लोगों के साथ बेईमानी करे उनसे उनका डीएनए ले रहे हैं और कुछ तो ये भी दावा कर रहे हैं कि वो डीएनए से पास्ट लाइफ्स को फिर से जिंदा कर सकते हैं।
नेटिव अमेरिकन और इंडियन टर्म्स आपस में रिलेटेड हैं। अमेरिका में 2% से कम लोग खुद को रियल अमेरिकन बताते हैं। बाकी 98% लोग को अपनी रूट्स जेनेटिक्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है। 2017 की शुरुआत में पोस्ट कॉलोनियल नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले लोगों की जेनेटिक पिक्चर रिवील की गई और ये पिक्चर रिवील की थी जीनियोलॉजी कंपनी एंसेस्ट्री डीएनए ने। इस जीनोम्स के लिए 7,70,000 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए थे और जब इनकी डीएनए की स्टडी की गई तो सबके डीएनए मिसमैच थे, यानी अलग अलग थे। इस डीएनए स्टडी से ये रिवील हो गया था कि अमेरिका वाकई में एक इमिग्रेंट कंट्री है। अमेरिका में हर 1000 से 2000 साल में एक नई ट्राइब आकर बस जाती है। कोलंबस के बाद अमेरिका में कुछ कॉमन एंसेस्ट्री भी देखी गई, जैसे मिडवेस्ट में फिनिश और स्वीडिश और अटलांटिक सीबोर्ड के पास फ्रेंच स्पीकिंग कनेडियन। स्लेवरी की वजह से अमेरिका में ज्यादातर ब्लैक पीपल को अपने जीनोलॉजी के बारे में नहीं पता है। ब्लैक पीपल के एंसेस्टर्स को वेस्ट अफ्रीका से जबरदस्ती उठाकर लाया गया था और इसलिए ज्यादातर ब्लैक पीपल को ये नहीं पता कि उनके एंसेस्टर्स को एग्जैक्टली कहाँ से लाया गया। 2014 में जेनेटिक जीनोलॉजी कंपनी 23andMe ने अमेरिका के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के बारे में अपना एक वर्जन पब्लिश किया था। उनके इस वर्जन में अमेरिका के पॉपुलेशन स्ट्रक्चर बिल्कुल यूरोपियन पॉपुलेशन स्ट्रक्चर जैसा ही था। जीनोमिक डेटा की माने तो आपको यूरोपियन डीएनए और अफ्रीकन डीएनए में मिक्सचर देखने को मिलेगा और ये मिक्सचर आपको लगातार 6 जनरेशंस से देखने को मिलेगा और इस सैंपल में हमें ज्यादातर मेल यूरोपियन डीएनए और फीमेल अफ्रीकन डीएनए के क्रोमोसोम मिलेंगे, जो ये सजेस्ट करता है कि मेल यूरोपियन ने फीमेल अफ्रीकन के साथ सेक्स किया होगा। एंसेस्ट्री एक फैले हुए जाल की तरह है और लाखों करोड़ों यूरोपियन और अमेरिकन लोग इस जाल में फंसे हुए हैं और खुद को सुपीरियर क्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कोई ये प्रूव करना चाह रहा है कि उसका डीएनए किसी वॉरियर, वाइकिंग, काटोबा, स्कारलिंग से मिलता है। लेकिन अगर आपकी एंसेस्ट्री ट्री में वॉरियर, वाइकिंग्स न भी मिले तो भी आपको डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। हो सकता है आपका डीएनए किसी किंग से मिले या आपका डीएनए किसी किंग से मिले या आपका डीएनए ट्री किसी रॉयल फैमिली से मिलता हो। इसके बारे में डिस्कशन हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। When we were kings, अलेक्जेंडर को हिस्ट्री का सबसे महान राजा माना जाता है। मैसेडोनिया में पैदा हुआ अलेक्जेंडर ने सिर्फ 20 साल की उम्र में राजा की गद्दी संभाली थी और देखते ही देखते अलेक्जेंडर ने यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में अपना किंगडम फैला लिया था। इतनी कम एज में इतनी ज्यादा अचीवमेंट की वजह से ही अलेक्जेंडर को द ग्रेट अलेक्जेंडर कहा गया। अलेक्जेंडर के अलावा अल्फ्रेड और रोमन एम्पायर के किंग शार्ल मैग्ने को भी लोगों ने ग्रेट का टाइटल दिया था। शार्ल मैग्ने की लाइफ बड़ी ही मिस्टीरियस थी और शार्ल मैग्ने के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग स्टोरीज हैं। किंग शार्ल मैग्ने 742 सीई में जर्मनी में पैदा हुए थे। हालांकि शार्ल मैग्ने का एग्जैक्ट बर्थ प्लेस कहाँ पर है इसके बारे में किसी को कुछ भी कंफर्म नहीं पता है, लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियन का यही मानना है कि शार्ल मैग्ने की बर्थ प्लेस जर्मनी ही है। शार्ल मैग्ने किंग पिपिन द शॉर्ट के बेटे थे, जो कि फ्रांस के रूलर थे। 768 सीई में किंग पिपिन की डेथ के बाद फ्रैंकिश किंगडम की जिम्मेदारी किंग शार्ल मैग्ने पर आ गई थी। अपने फादर की तरह ही शार्ल मैग्ने भी फ्रैंकिश किंगडम को बढ़ाता गया और एक के बाद एक बैटल जीतता गया। किंग शार्ल मैग्ने के कुल 18 बच्चे थे, जिसमें से 9 तो सिर्फ दूसरी वाइफ से थे, जिनमें 8 बेटे थे और जिनके नाम थे चार्ल्स, पिपिन II, ड्रोगो, रूडोट, रूडाइड, एडलहाइड, डॉलविक एंड ह्यूग। किंग शार्ल मैग्ने ने अपनी सभी बेटों को अपनी आर्मी में इम्पोर्टेंट पोजीशन दी हुई थी। किंग शार्ल मैग्ने की लीनिएज काफी फैली हुई थी और ये लीनिएज 21st सेंचुरी में डच फैमिली बैकरडर्क्स तक फैली हुई थी। इसी लीनिएज से बिलोंग करते थे 17th सेंचुरी के जर्मन प्रोटेस्टेंट प्रीचर जोचिम नॉर्मन। जोचिम नॉर्मन को मॉडर्न निएंडरथल्स भी कहा जाता था। वैसे देखा जाए तो हम सभी कहीं न कहीं स्पेशल हैं। अगर हम हिस्ट्री को खंगाल कर देखेंगे तो हम सब में कहीं न कहीं रॉयल जीन्स जरूर मिलेंगी। देखा जाए तो ये सब एक नंबर गेम की तरह है। आपके पेरेंट्स में मदर और फादर होते हैं, फिर आपके 2 ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, एक मदर के साइड से और एक फादर के साइड से, फिर 4 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं एंड देन सो ऑन। जितना पीछे जाएंगे उतना ही आपके एंसेस्टर्स को नंबर डबल होते जाएंगे। और अगर आप इसी तरह बैकवर्ड जाते गए और शार्ल मैग्ने की ईरा तक आप अपने एंसेस्टर्स को काउंट करते गए
तो आपको लगभग अपने 13 करोड़ एंसेस्टर्स मिल जाएंगे और ये 13 करोड़ आपके ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स के भी ग्रेट पेरेंट्स होंगे। इसलिए पॉसिबिलिटी है कि आप भी किंग शालमांगने की एलियन